अभी आपने डॉक्टर करण सिंह का जो तारुफ कराया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे डॉक्टर करण सिंह से बातचीत करने का मौका मिला। छोटा सा शायर हूँ मैं, उर्दू में शेर कहता हूँ, और हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानी तहजीब से और उसकी तारीख और उसके फ़लसफ़े से भी थोड़ा बहुत रिश्ता रहा है, इसलिए कि जब हम अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस वक़्त इंडियन फ़िलासफ़ी राधा कृष्णन की जो किताब है उसने मेरे बहुत से मसले हल किए। वो एक अलग किस्सा है। तो आज हम डॉक्टर करण सिंह के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मौजू तो दिया है सियासत और अदब का, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत वसी और बहुत गहरी शख्सियत के मालिक हैं। इनके इतनी डाइवर्स इनके इंटरेस्ट हैं और इतनी फैली हुई इनकी दिलचस्पियाँ हैं, फ़िलासफ़ी से और तालीम से, एनवायरनमेंट से, और ये सियासत में शामिल रहे हैं या नहीं रहे, ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती है कि इनका जो ताल्लुक़ गवर्नमेंट से, मिनिस्टर की हैसियत से रहा 2-3 बार और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से, वो एक ज़िमनी सी चीज़ है। उसमें भी इन्होंने अपनी हुनरमंदियाँ और अपने सरोकार का इजहार किया। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इनकी जो तहरीरें हैं, जो किताबें हैं, खुद इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो एक तरफ तो इंडियन फ़िलासफ़ी और उसके साथ ही जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है उस पर जो इनका इसरार रहा है, और उस सिलसिले में जो ख़ास तौर पे मज़हब का जो मामला है उसके रिचुअल्स वगैरह से नहीं, बल्कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बुनियादी रूह है मज़हब की और फ़लसफ़े की दोनों, उनसे इतनी गहरी इनका सरोकार। कई बड़े जो फ़लसफ़ी हैं और नफ्सियात के माहिर हैं, उसमें कार्ल सागान शामिल हैं और दूसरे लोग शामिल हैं, उनसे इनके ज़ाती मरासिम रहे हैं, उनसे बातचीत रही है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन और वो किस तरह से सरगर्म है आज की दुनिया में, उसके बारे में बातचीत होती रही है। इसके साथ ही इन्वायरमेंटल इश्यूज से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। म्यूज़िक से ख़ुद रख साहब ने लिखा है कि इंडियन म्यूज़िक से तो उनका ताल्लुक़ है ही, लेकिन रॉक एंड रोल से भी इनको बड़ा गहरा शगफ है। वेस्टर्न म्यूज़िक से तो एक सही माने में एक यूनिवर्सल मैन के तौर पे, एक यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग के तौर पे, जो कई ज़मानों में और कई ज़मीनों में रहता हो, जो हिंदुस्तान की असल रूह है, वसुधैव कुटुम्बकम की, कि आप अच्छा ग्लोबल कॉन्शियसनेस के एक साथ आप कई ज़मानों में रह सकते हैं। अब पूरा 5000 साल का जो अरसा हमारा हिंदुस्तान का है, जिसमें एक मुसलसल ग्रोथ ख्याल की और फिक्र की। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप वैदिक हिम्स हैं और फिर उपनिषद में आके जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ हिंदुस्तानी जहन का, जिसमें वो ब्रह्म का तस्वुर जिस तरह तब्दील हुआ निराकार और साकार में, और उसके बाद फिर वो गाथाओं महागाथाओं का दौर आया, फिर जिस तरह से फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, सारी जो हिंदुस्तान की क्रिएटिविटी, जो हिंदुस्तान का जीनियस है, जिस तरह से वो अपने आप को इवॉल्व करता रहा है। तो आज तो हम लोग बड़ी मुश्किलों में पड़े हुए हैं कि ना हमारे पास तहजीब है, ना हमारे पास ज़बान है, और सब चीज़ें सियासत की नज़र होती चली जा रही हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये तहजीब जो है वो कहीं पड़ी हुई तो मिलती नहीं है, इसे हमें एक्वायर करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है अपने पास। तो इस सिलसिले में आपने जिस तरह से शुरू से ही हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी फ़लसफ़े से आप जो ताल्लुक़ पैदा हुआ, वो किस तरह से आपकी शख्सियत में, आपके रेगुलेशन में सरायत किया, उसने इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने जो मेरा इस्तकबाल किया और जो बातें आपने कही। अब तहजीब
देखिए, हिंदुस्तान की तो हज़ारों वर्ष पुरानी तहजीब है। हमारी तो शुरू से वेदों उपनिषद से लेके, जैसे आपने कहा, और आज तक एक मुसलसल बहता चला आ रहा है, एक सिलसिला बहता चला आ रहा है। कभी लगता है कि ये मिसबार हो गई है, गायब हो गई है, ख़राब हो गई है, लेकिन फिर अपने रास्ते पे आ जाती है, फिर नई उसमें प्रेरणा आ जाती है, नई उसमें एक रूह आ जाती है। तो एक तो विशेषता मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जब भी इस किस्म का कोई संकट आता है या कोई तब्दीली आती है, तो कोई ना कोई शख्स या एक या दो या चार ऐसे उभर जाते हैं जो अपनी साधना से और अपनी 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 वो एक लगन से और अपनी एक रूहानी ताकत से फिर से उसको स्थापित करती है। ये सारी अगर आप देखिए, उपनिषद के बाद जब थोड़ी सी हो गई, फिर भगवान बुद्ध उठे, महावीर उठे, जब वहाँ वो बात खराब होने लगी, फिर शंकर उठे और माधवाचार्य और वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य आए। उसके बाद फिर जब दौर आया हमला आवरों का, और जो उस वक्त फिर भक्ति आंदोलन उठा। और भक्ति आंदोलन में एक विशेषता ये थी कि वो पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई मज़हब का कोई उसमें दीवार नहीं रही। यानी भक्ति में चाहे रसखान हो, चाहे वो जयसी हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे दक्षिण भारत के नयनमार और अलवार हो, चाहे कश्मीर में लल्लेश्वरी हो, शेख नूरुद्दीन नूरानी हो, आलमदार कश्मीर, तो हर एक ये जो भक्ति एक चला जिसमें सूफ़ी ख्यालात के बहुत बहुत नज़दीकी एक ताल्लुक़ हुआ था, भक्तों का और सूफियों का। हमारे कश्मीर में तो आप जानते हैं कि वहाँ एक हाथ पे तो कश्मीर शैविज़्म बढ़ रहा था, अभिनव आचार्य अभिनव गुप्ता जैसे बड़े महान आचार्य हुए, और फिर लल्लेश्वरी लाल देद जिसे कहते हैं वो उसमें, और वहाँ से शेख नूरुद्दीन नूरानी आए। तो उनका जो संगम हुआ, जिसको हम ऋषि कल्ट कहते हैं, वो एक इस बात की वो बताता है कि भी जब हमारी तहजीब में ये ताकत है, ये क़ुव्वत है कि हम वक्त पे उसको हम एक तरीके से बदल सकते हैं। खुद रिजिड नहीं रहा है। कुछ होता है ना, कुछ लोग बड़े रिजिड होते हैं कि भाई यही है, चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन हम वहीं के वहीं पड़े। ऐसी बात नहीं। हमारे में एक डायलॉगिक सिविलाइजेशन, एक फ़र्क ये आप जानते हैं, इंडिक सिविलाइजेशन जो है ख़ास तौर पर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म डायलॉगिक है, उसमें सवाल जवाब है, आर्गुमेंटेटिव इंजन, सवाल जवाब। उपनिषद भी जो है वो सब सवाल जवाब है, भगवद गीता जो है वो सवाल जवाब है। तो ये इस सिलसिला जो बना हुआ है, इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि हम सवाल पूछने से डरते हैं। कि ऐसे भी होते लोग डरते हैं, अरे भाई हम पूछें तो ऐसे लगेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, या कोई नहीं। उपनिषद में पूछते हैं भाई कहाँ से आए हम, क्यों यहाँ आए, हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है, क्यों हम दुनिया में हैं, किसने हमें भेजा है। इसमें बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो सवाल पूछने की क़ुव्वत है, ये चलता आ रहा है। फिर जब अंग्रेज़ों का आगाज़ हुआ, फिर भी हमारा ये नया एक रेनेसांस हुआ। राजा राम मोहन राय हुए, केशव चंद्र सेन हुए, देवेंद्र नाथ ठाकुर हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बंगाल रेनेसांस जिसे कहते हैं, और राणा डेव और भंडारकर महाराष्ट्र में हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती पंजाब में हुए, ऐसे ऐसे। तो एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट चला। तो हिंदुज़म को जो एक किचन रिलीजन तक महदूद कर दिया गया था, हालांकि उपनिषद की सोच तो इतनी विशाल है, उसमें तो कोई दुविधा है ही नहीं, लेकिन चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए थे कि भाई अगर आप किसी के साथ छू के खाना खाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अगर आप विदेश जाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आपको फिर से आके प्रायश्चित करना। देखिए कितनी बदकिस्मती कि जहाँ 1000 साल 1500 साल पहले हमारे लोग इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे थे, और वहाँ इंडियन कल्चर की छाप आज भी पड़ी हुई। आप तो गए होंगे प्रेस साहब, वहाँ अंकोर वाट जाके देखिए। अंकोर वाट के मुकाबले में कोई जगह है नहीं दुनिया में, सबसे बड़ी एक किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर है, और सारे मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर है। फिर बौद्धों ने उनको लिया, और फिर यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि भाई छुआछूत तो इस किस्म का ये जो बिल्कुल गलत बातें आ गई थी। तो उसका रेनेसांस हुआ, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ, और
इस तरीके से अब जो आप कह रहे हैं ना, नई बात तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, विश्वीकरण हो रहा है। इस विश्वीकरण में हम कैसे अपने आप को ढालेंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं ढाला, अगर हम रहे अपने ही उस छोटे दायरे में, तब हम रह जाएंगे। क्योंकि आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। उसमें कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ गलत बातें भी है, लेकिन हो रहा है। ये जो इंटरनेट वगैरह, मैं तो खैर प्री कंप्यूटर जनरेशन हूँ, मैंने तो 20 किताबें लिखी, कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं की। लेकिन हमारे बच्चे और उनके बच्चे वो तो बस उनकी तो सारी दुनिया जो है उस मशीन पर चलती है। अब इस मशीन में हम कैसे इसके साथ हम रिलेट करें और अपनी क्रिएटिविटी कैसे एक्सप्रेस करें, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है। मतलब अभी आपने जिक्र किया रेनेसांस का, जो हमारे यहाँ बंगाल में शुरू हुआ, तो जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें से अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। तो 19वीं सेंचुरी का वो ज़माना जिसमें वेस्ट के इंटरेक्शन में दो तरह के धारे हमारे सामने आए। एक तो ये कि हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब जो कभी जन्नत थी और उसको दोबारा रिवाइव करने का एक पूरा मूवमेंट आया, और दूसरा जो रिकन्सिलिएशन का और जो तसव्वुफ वाला और भक्ति का मामला था उसका, कि एक कंपोजिट कल्चर जो हमारा पैदा हुआ 1000 साल के दरमियान, उसको और रिजुविनेट करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। तो रिवाइवलिज्म की तहरीकें जिनमें बहुत ही महदूद किस्म की छोटी छोटी तंग नज़री वाली आइडेंटिटीज़ डेवलप हुई, जिसमें हिंदू अलग नज़र आए खड़े हुए और मुसलमान अलग खड़े हुए नज़र आए, सिख अलग नज़र आए, तो वो जो एक वहदत थी, जो एक यूनिटी थी, एक तसलसल एक 5000 साल का, उसमें दरार पड़ी। और उसकी बुनियाद पे हम जानते हैं कि वो मुल्क तकसीम हुआ और सारे मसले पैदा हुए। तो ये जो सिलसिला है उस पूरे धारे को कूजे में बंद करके और ये समझ लेना कि वो 5000 साल का दरिया जो है वो छोटी सी एक कूजे में बंद हो सकता है, या तसव्वुफ की पूरी जो एक नदी है उसको आप एक प्याले में बंद कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ जो हैं, इनको हम किस तरह से इनका मुकाबला कर सकते हैं, उसी तहजीबी जो वसुदेव कुटुंबकों वाले जो वसत है उससे। ये दरअसल जो हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई, इसमें जैसे आपने कहा बहुत सारी शाखाएं। एक तो गांधी जी की मुख्य शाखा थी, जो जिन्होंने कोशिश किया कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको इकट्ठा लिया जाए और सबको बराबर लिया जाए। तो गांधी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी, लेकिन ये नहीं भूलना है हमने कि गांधी जी की सबसे बड़ी हार भी थी। देश का बंटवारा हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्यों हुआ कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन बंटवारा हुआ देश का। तो जहाँ हिंदू रिवाइवलिज्म थी, जहाँ सिंक्रेटिक थी, वहाँ तीसरा दौर ये था मुस्लिम सेपरेटिज्म। मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायदे आज़म, उन्होंने जो भी पैदा हुई, उन्होंने जो मुहिम चलाई, उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हुए। उस वक्त तो लगता था 2 हुए, लेकिन पहले से ही औरबिंदो ने कहा कि 25 साल के बाद 3 हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो गए। अब उसका जो सारा रिएक्शन हुआ वो एक बड़ी हिम्मत का काम था उसका सामना करना। मुझे तो, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है उस वक्त क्या हालात हुए। उस वक्त जो संभाला जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सारा संभाला, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पुरानी हमारी रिवायात थे सारे, कि भाई छुआछूत ख़त्म होना चाहिए, हर धर्म को अपना जगह मिलनी चाहिए, आदर होना चाहिए, ये बातें इसमें बहुत सारी डाली गई। तो जो हमारा संविधान है, वैसे तो देखने में तो लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आप उसके पीछे देखें, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखें, उसके फंडामेंटल राइट्स देखें, उसमें आपको झलक लगेगी बहुत साफ हमारी जो ये पुरानी सोच चली आ रही है। देखिए, जब मुस्लिम प्रांत अलग हुए तो 80% हिंदू रह गए थे, तो हिंदू भी कह सकते थे कि भाई अगर आपने इस्लामिक रिपब्लिक बनाया तो हम हिंदू रिपब्लिक बनाए। ऐसा तो नहीं है कि 30 इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं आज, हिंदू तो हिंदू भी हो सकती है, लेकिन नहीं। हमारी जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट गांधी जी की थी,
उसकी वजह से और कांग्रेस की उस वक्त जो सोच थी उसकी वजह से हमने बिल्कुल उसको रिजेक्ट किया। हमने न सिर्फ हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया बल्कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसा संविधान बनाया जिसमें माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास उसमें वो रखे हुए थे। तो मुझे लगता है एक रिएक्शन तो उस सारे के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1952 में 1947 में बंटवारा हुआ, 3, 4, 5 साल बहुत उथल पुथल रही, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उससे वो चली। वो तो है बाहर की बात। रही अंदर की सोच जो है वो काफ़ी बटी हुई है। रिवाइवलिस्ट भी है, सिंक्रोनिस्ट भी है, ये भी है। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि हम सबकी मल्टीपल आइडेंटिटीज है। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मल्टीपल आइडेंटिटीज। एक जो होता है, अब मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी आइडेंटिटी एक तो मेरी एथनिक आइडेंटिटी डोगरा है। डोगरा लोग समझते मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी नहीं हूँ। हमने राज किया 100 साल कश्मीर पे, लेकिन हम डोगरा से, हमारा खानदान डोगरा खानदान है। तो डोगरी मेरी मातृभाषा है और वो मेरी एथनिक आइडेंटिटी है। पूछा जाए जैसे आपकी तमिल आइडेंटिटी है, तेलुगु आइडेंटिटी है, मेरी डोगरा आइडेंटिटी है। फिर रीजनल आइडेंटिटी मेरी जम्मू कश्मीर, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ही इस जम्मू कश्मीर को बनाया और 5 पुश्तों तक वहाँ राज करते रहे। तो वो एक आइडेंटिटी मेरी। अगर रीजनल आइडेंटिटी पूछे आप कहाँ के हैं, तो जम्मू कश्मीर का। मैं जम्मू का नहीं हूँ, जम्मू कश्मीर का। एथनिक आइडेंटिटी हो गई, रीजनल आइडेंटिटी हो गई। फिर रिलीजियस आइडेंटिटी में मैं हिंदू, लेकिन हिंदू होने के नाते कोई ना कोई कास्ट आइडेंटिटी भी ज़बरदस्ती आ जाती है, चाहे आप पसंद करें चाहे ना पसंद करें। तो मैं राजपूत भी हूँ, बचपन से सुन रहे राजपूत ने ये किया, महाराणा प्रताप ने ये, छत्रपति शिवाजी ये, तो वो भी मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं उसको भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर मेरी उसी के साथ हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है, मैं इंडियन हूँ। हालांकि मैं पैदा हुआ प्रोफेसर साहब फ्रांस में, आपको है होगी, फिर आप ऑटोबायोग्राफी मेरी पढ़ेंगे तो मैं पैदा हुआ फ्रांस में जाके। अब पता नहीं वहाँ क्यों कोई कश्मीर से होना था कि फ्रांस में जाके पैदा हुआ। 6 हफ्ते रहा से 6 हफ्ते आ गया था, लेकिन फिर भी जननी जन्मभूमि से तो फ्रांस है। तो वो भी एक इंडियन हूँ, लेकिन मैं महज इंडियन भी तक अपने आप को महदूद नहीं रखता हूँ। मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ। मैं इस दुनिया का एक नुमाइंदा हूँ, बाशिंदा हूँ, प्लैनेट अर्थ का बाशिंदा हूँ। स्वदेशो भुवनत्रयम्, मेरा जहाँ मैं जाऊँ मैं अपने आप को उसका अपना घर मानता हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई श्री अरविंद तो कहते थे कि भवानी भारती इंडिया, मैं समझता हूँ भवानी भारती से भवानी वसुंधरा की तरफ जाना है, अपने मदर अर्थ की तरफ जाना है। हर एक जगह पवित्र है। पाकिस्तान बचपन में मैं जाता था लाहौर ट्रेन से, वहाँ से हम जाते थे देहरादून। जम्मू से सिनेमा देखने सियालकोट जाते थे, 26 मील मेरे घर से सियालकोट से। वो वहाँ देखी कि यहाँ इजाज़त नहीं थी, वहाँ देख के वापस आ जाते थे। सियालकोट के लोग जम्मू में आके वो हमारी नहर जो है, पानी बहुत ठंडा है, आम ले आते थे वहाँ और आम ठंडा करके और आम चूस, तो वो भी हमने देखा। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे लिए सियालकोट अपनी मुझे मोहब्बत नहीं है उससे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने आपकी ऑटोबायोग्राफी में भी है कि आप युवराज बनाए गए और उसके बाद फिर वो वाक़यात बाद के हैं। तो ये जैसे मुझे लगता है कि जैसे दूसरे जो रजवाड़े थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद काफ़ी दिनों तक स्टेट से एक तरह की जहनी और नफसियाती लड़ाई लड़ी, उन्होंने कबूल नहीं किया डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान को, कि उनकी जो इक़्तिदार था उनका और उनकी सत्ता थी उससे अलग होने के बाद। लेकिन आपके यहाँ में हमें देखते हैं कि आप एकदम से एक बहुत बड़ी रियासत के वारिस होने के बावजूद एक बहुत खामोशी के साथ, बहुत नेचुरली आप ट्रांजिशन आपके यहाँ आ गया कि आप हिंदुस्तान के शहरी अपने आप को जो सारे सबके बराबर एक शहरी बन गए। तो उस वक़्त जब आप ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस चल रहा था उस ज़माने में, क्या आपके जहन में कभी आया कि हमें राजा का बेटा हूँ और इतनी बड़ी रियासत का वारिस हूँ तो मुझे प्रिविलेज्ड हूँ और ज़्यादा ऑनरेबल आदमी हूँ, मोर देन इक्वल हूँ? ऐसा है कि खुशकिस्मती
बदकिस्मती से मुझे दून स्कूल में भेजा गया। वो जो राजकुमार कॉलेज और मेयो कॉलेज वगैरह जो थे प्रिंसली कॉलेज, वहाँ नहीं भेजा गया। तो दून स्कूल पब्लिक स्कूल था और उसमें काफ़ी एक जहन में सोच में फ़र्क आई। और हम अब साहित्य की बात करते हैं, मेरे पर अगर असर उस वक्त पड़ा किसी किताब का तो जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। तो मुझे उस वक्त पहले ही एहसास हो चुका था कि हमारी पिताजी की जो ज़िंदगी है और जो उनका एक माहौल उस वक्त था वो अब ख़त्म होने जा रहा है और एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो मुझे भी ये शौक़ हुआ कि इस नए दौर में हम भी कुछ अपना योगदान दें। तो शुरू से मुझे ये लगा कि भाई जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं रहना है, मुझे नए हिंदुस्तान के उसमें बनाने में जवाहरलाल जी कहते थे दी एडवेंचर ऑफ बिल्डिंग न्यू इंडिया, उसमें मुझे कुछ योगदान देना, ये बचपन से मुझे शौक़ था। इसलिए जब परिवर्तन आया तो वो बहुत लंबा किस्सा है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं हुई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक कशमकश तो रही, क्योंकि पिताजी की अपनी एक विचारधारा थी, जवाहरलाल जी की अपनी विचारधारा थी। तो मैं एक क्रॉस रोड्स पे था कि मैं इस तरफ चलूँ या उस तरफ चलूँ। लेकिन ज़िंदगी में अक्सर ऐसे आते हैं क्रॉस रोड्स, तो मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। उसके लिए जो भी मतलब है उतना बड़ा, लेकिन मैंने इख्तियार किया। मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि अगर मैं दूसरे रास्ते चलता तो मैं सारी उम्र बम्बई में बैठ के घोड़े दौड़ाते रहता या पोलो खेलता रहता, बड़ा शौक नहीं। लेकिन यहाँ इस रास्ते चलने से मुझे बहुत अच्छे मौके मिले देश में विदेश में अपने आप को और अपनी, मुझे तो खुदी की बुलंदी, जो इकबाल साहब का शेर है ना, वो मुझे बहुत ही प्यारा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बन, यानी खुदी की बुलंदी को मैं योग मानता हूँ, कॉन्शियसनेस की एनहांसमेंट। तो ज़िंदगी जो है वो खुदी की बुलंदी का ही एक सिलसिला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ज़रूर आपने ठीक कहा, इसमें कशमकश थी, लेकिन मैंने फैसला अपने 18 वर्ष की उम्र में ही ले लिया, उससे पहले ही ले लिया था और फिर उस रास्ते पे ही चल रहा। आप फिर बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे और 2 बार रहे, फिर 2-3 बार आपने लोकसभा के लिए आपका इंतखाब हुआ। तो उस ज़माने में तो खैर सियासत काफ़ी हद तक एक ख़ास सतह पर बहुत साफ सुथरी थी और हालांकि अंधेरे छाने लगे थे। तो मैं नहीं समझता कि आपने अपने आप को कभी पॉलिटिशियन समझा हो, ये हिंदुस्तान की सियासत का एक हिस्सा आपने महसूस किया हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिशियन बदनाम बहुत हो चुके हैं और किसी को पॉलिटिशियन कहना आजकल उसको समझा जाता है कि उसकी बड़ी कोई बेइज्जती की जा रही है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स नहीं होती, अगर सियासत में बड़े बड़े नेता नहीं होते, मौलाना आज़ाद नहीं होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, तो कैसे मुल्क कैसे बढ़ता। तो सियासत भी एक ज़रूरी अंग है ज़िंदगी का। अगर आप लोग सब बुद्धिजीवी जो हैं और जो वो अगर सियासत से अलग हो जाते हैं, ये कह के कि भाई सियासत तो बड़ी गंदी है, ये तो सब क्रुक्स हैं, छोड़ दो इनको, तो उसका नतीजा ये होता है कि वाकई सब क्रुक्स रह जाते हैं, क्योंकि जो समझदार आदमी पड़े वो बचाते नहीं है उसको। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि भाई नहीं, पॉलिटिक्स कोई ऐसी चीज़ है जिसको, हाँ अपना मेयार आप रखो। अब कहना नहीं चाहिए 10 साल मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा, मैंने तनख्वाह कोई नहीं की, अपने घर पे रहा, वो मेरी अपना पर्सनल वो चॉइस था, मुझे किसी ने कहा नहीं। लेकिन ये नहीं है कि सियासत में रहते हुए आप अपने मेयार को नहीं रख सकते। मैं समझता हूँ अगर आप चाहें तो आप एक स्टैंडर्ड रख सकते हैं। इसलिए सियासत को बिल्कुल हमें नज़रअंदाज भी नहीं करना है, तिरस्कृत भी नहीं करना है, लेकिन उसमें जो आप कहते हैं गंदगी और ये वो, उसमें नहीं पड़ना है। तो ये बहुत एक बड़ी कठिन है डगर पनघट की। लेकिन आपने अपने आप को धीरे धीरे विड्रा तो किया है, मतलब ऐसा देखिए ना, 4 बार में लोकसभा को इलेक्ट हुआ, 4 बार, 67, 71, 77 और 80, और 4 बार राज्यसभा में इलेक्ट हुआ हूँ। तो 18 वर्ष में लोकसभा में रहा और अभी 18-19 वर्ष
राज्यसभा में हो गए। तो विथड्रॉ इसलिए ऐसे किया कि जो जब पहले हम पहले आए तो मंत्री रहे, उसमें पहले लोकसभा में ज़्यादा। अब नेचुरली देखिए हम भी बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं और सारी उम्र हमें भी चक्कर नहीं पड़ना, तो विथड्रॉ एक तरीके से डे टू डे पॉलिटिकल चक्कर और इंट्रीग से विथड्रॉ किया है। लेकिन जो लार्जर विजन है मुल्क का, उससे मैंने विथड्रॉ नहीं किया। मैं जब जाता हूँ यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि एक नए जनरेशन के साथ जो एक ताल्लुक़ बनता है और जो एक रिलेशनशिप होती है, उससे मुझे बहुत अच्छी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसलिए कुछ हद तक आप ठीक कहते हैं कि डे टू डे पॉलिटिकल उससे मैं विथड्रॉ हुआ हूँ, लेकिन आई एम स्टिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अभी जब मौका आता है अपना मैं बोलता हूँ। हमारी आज की जो नस्ल है जिसमें हम शरीक हैं और दूसरे नौजवान जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपके बाद तो 2 नस्लें और तो हमने ये देखा है अपने पिछले 20-25 वर्षों में जिस तरह से चीज़ें बिगड़ी हैं हमारे यहाँ, तो एक कहीं कहीं ये महसूस होता है कि अपने मुल्क से और उसकी तहजीब से, उसके वेल बीइंग से जो कमिटमेंट होना चाहिए हमारा, वो कहीं कुछ कमज़ोर सा पड़ रहा है। और एक ख़ास किस्म की खुदगर्जी पैदा हो रही है और लालचें बढ़ रही हैं और बहुत सी ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो हमको अपने आप से दूर ले जाती हैं। तो इसमें क्या बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही जाती हैं कि किस तरह से इस सारे सिलसिले को दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसमें इस पूरे मामले में इंटरवेंशन, अगर कोई इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशन या फिलोसॉफिकल इंटरवेंशन हो, स्पिरिचुअल इंटरवेंशन हो, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से साधु भी हैं और सूफी भी हैं और इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी ये रॉट इज फ्लैटनिंग, कोई ऐसा नहीं है जो इस खराबी को बढ़ते हुए सिलसिले को रोक सके। तो कहीं कहीं बहुत मायूसी होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रोथ का परसेंटेज कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है और सारी तवज्जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर है, लेकिन कल्चर के लेवल पर और इंसानी क्वालिटी के लेवल पर हम बहुत कम बातें करते हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं, किस तरह से इसको यहाँ से शुरुआत की जा सकती है? शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा और तो कहीं से शुरुआत कर नहीं सकते। गांधी जी कहते थे बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। लेकिन इसमें कई बातें आती हैं। हाँ, बस क़यामत शो, क़यामत बाबी, क़यामत बन जाओ ताकि क़यामत देखना है। तो इसलिए अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। सियासी एक तो डेमोक्रेसी एक तरीके से अब ज़्यादा जोर पकड़ रही है, सेंस के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, बड़े बड़े आलम फाजिल लोग थे, बहुत काबिल लोग थे, लेकिन वो इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे जितने कि आज के लोग एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के। बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, दूसरे लोग हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव। अब उसको आप अच्छा माने बुरा माने बहुत है, लेकिन अब एक नई फॉर्मेट। मुझे तो 2 बातों के ऊपर नाज, एक तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे लगता है कि अगर उस पर हम चलें, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की सब लोग बात करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। मैं आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू, लेकिन कितने लोग हैं इस हॉल में भी जो जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आप में लॉ ऑफ इक्वालिटी है, हाँ, कहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली रेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली नहीं, ऐसी बात नहीं है। लॉ ऑफ इक्वालिटी आप बड़े मंत्री जेल जा रहे हैं, तो इससे क्वालिटी और इससे ज़्यादा क्या क्वालिटी चाहते हैं? नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आप लोग कोई नहीं, आप में से मैं दावे से कह सकता हूँ कि शायद आप में से कोई होगा नहीं जो बता सकता है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कितने पढ़ाई नहीं होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप वो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मैं उस ड्राफ्टिंग कमेटी में था जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी, और इमरजेंसी में बाकी सब चीज़ें रिपील की गई, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने लाई थी वो अभी तक।
अगर हम उन्हीं को लेके चलें, अगर हम अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्हीं को लेके चले, उसमें इन्वायरमेंट भी आता है, उसमें सर्वधर्म समभाव भी आता है, उसमें हर सब बातें उसमें आती हैं। तो एक तो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसमें मुझे लगता है कि हम ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, और वो अगर हो जाए तो। और दूसरी बात ये है कि लीडरशिप भी चाहिए हर तरीके से। वो शायद इकबाल नहीं कहा ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम फुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो इस तरीके से हमें अपने आप को बनाना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर शोबे में हमें लोग चाहिए कि जो डट के अपनी उसको खड़े। दूसरी बात ये है कि आपकी जनरेशन तो ज़्यादा ही नेगेटिव हो गई है, लेकिन आपसे जो नीचे जनरेशन आ रही है उनमें फिर एक नई ताकत आई है, मुझे ये लगता है। हम अपने देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट जनरेशन है हमारे से, वो थोड़ी दुखी है क्योंकि उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन आई हैं और बड़ी। लेकिन उनसे जो नई जनरेशन नई पौध उठ रही है उनमें एक एहसास है, उनमें एक आइडियलिज्म है, उनमें एक फिर से है आग है अंदर की, कुछ ना कुछ करें। तो मैं निराश नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारी जो हालात बन रहे हैं, जहाँ हज़ारों साल से इतने तबाही और बर्बादी होते हुए तब भी हम लोग ज़िंदा चल रहे हैं, तो अब भी मुझे लगता है कि इस दौर से भी हम गुजरेंगे। और अगर आप देखें तो हिंदुस्तान मूल के लोग जो हैं सारी दुनिया में देखिए कहाँ कहाँ पहुँचे हुए। किसी भी मुल्क में आप चले जाइए, जहाँ हिंदुस्तान के लोग पहुँचे हैं वहाँ वो टॉप तक पहुँच गए, चाहे वो वकील हों, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, चाहे वो मेडिसिन में हों, चाहे कहीं। तो इसलिए हमारे में क़ुव्वत है बढ़ने की, सिर्फ ये है कि हालात यहाँ ऐसे हैं कि लोग उभर नहीं पाते। तो अगर हम इसमें डट के रहें तो मुझे लगता है हमें निराश नहीं होना चाहिए। कहो ना आस निराश भई वाली बात है। एक बार कह दिया अब मुझे दिए तो फिर जलता नहीं है, दिए को बुझने नहीं देना। और साहब आपने अभी कहीं पर बात कही है कि आपने शायद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी जो है उसमें एक ज़माने में कोई एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो इंडियन जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेस करके और एक स्टडीज़ का सिलसिला शुरू किया जाए, जो बाद में आगे नहीं बढ़ पाया। मैं ये चीज़ हमारे जो इवोल्यूशन जिस तरह से हुआ आज़ादी के बाद से हमारी सोशल साइंसेस का और ख़ुद साइंटिफिक रिसर्च का, फ़िलासफ़ी के डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ हैं जिनमें सिवाय मतलब तोते बैठे हुए हैं जो सिर्फ रट लिए हैं चीज़ें इन्होंने। तो अपने तौर पे जो एक तरफ सारी दुनिया में जो पिछले 100-150 वर्षों में जो तब्दीलियाँ आई हैं, जहनी तब्दीलियाँ, फ़िक्री तब्दीलियाँ, उसके साथ साथ इंडिया सेंट्रिक वेंटेज पॉइंट के साथ एक इंटरवेंशन उलूम को खुद अपने तौर पे डेवलप करने का, सोशोलॉजी है और साइकोलॉजी है, दूसरे जो हमारे सोशल साइंसेस हैं उनमें एक विज़न, इंडिया सेंट्रिक विज़न, इसको बेस बना के और रिसर्चेस और इस तरह का, इसमें अभी तक मेरे ख्याल से और इससे सबसे अहम आदमी आप हैं जो सोचते रहे इस बारे में। ये है कि इंडिया सेंट्रिक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी फिर वो रिवाइवलिस्ट हो जाता है, कभी वो रिवाइवलिस्ट हो जाता है, जो आपने पहले इशारा किया। तो वो फिर वो ये होता है कि नहीं भी सब कुछ हमारे पास भी था, हमारे पास हवाई जहाज़ भी थे, हमारे पास ये भी थे, हमने ये भी किया, जो कुछ भी हुआ दुनिया में हमने किया। वो भी एक मुझे लगता है कि एक एबरेशन। हम हमारी बहुत सबसे बड़ी चीज़ क्या, आपने मुझे किसी ने पूछा कि 3 सबसे बड़ी चीज़ें कौन सी इंडिया ने थी। पहले तो मैं मानता हूँ वेदांत की जो फिलॉसफी, दूसरा ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता तो कोई मैथमेटिक्स, कोई कुछ नहीं, कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। और तीसरा योगा। ये 3 गिफ्ट जो हैं इंडिया के टू द वर्ल्ड, और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ऐसे मैंने किसी ने पूछा भी, ये 3 मेरे जहन में आ गई। इसमें देखिए जैसे आपने ठीक कहा, हमारे इंटेलेक्चुअल जो हैं बुद्धिजीवी 3 थे। एक तो जो डेफिनिस्ट थे, बड़े काबिल, बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनका कुछ एक व्यू
डिसमिसिव था। वो पुरानी हमारी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो डिसमिस करते थे, साहब ये तो ख़त्म हो गया, पुरानी बात हो गई है। वो ज़्यादा मार्क्सिज्म की तरफ, उपनिषद से ज़्यादा मार्क्सिज्म की तरफ जाते थे। दूसरा उसका रिएक्शन है कि जो महज पीछे की तरफ देखते हैं, नहीं नहीं हमारे यहाँ 4000 साल पहले ये होता था, वो होता था, देखिए। तो हमें ये करना है कि हमें एक तरीके से हमें एक मिडिल पाथ लेना है, इंडिया सेंट्रिक हो, लेकिन इंडिया से जो अच्छी चीज़ें हैं वही हम लें। गलत चीज़ें भी हैं हिंदुस्तान में, छुआछूत है बिल्कुल, ये भी हिंदुस्तान की भी है ना, गलत है। बहुओं को जो तंग किया जाता है, और किसी देश में आपने सुना वो बहुओं को तंग करते हैं? हमारे मुल्क के एक तो हम देवी की पूजा करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और जो वक्त आता है शादी की तो दहेज के बहाने, किसी के बहाने तंग किया जाता है, मार दिया जाता है। इससे बढ़ के और घटिया चीज़ क्या हो सकती है? ये भी तो हिंदुस्तान है। तो सिर्फ महज हम कहें कि हिंदुस्तान में ये, हमें चयन करना, हमें चूज़ करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी हमारी इसमें अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी गलत चीज़ें। गलत चीज़ें को छोड़ना पड़ेगा, और जो अच्छी चीज़ें, जो हमारी एक विशाल दृष्टि है, जो हमारी एक विचारधारा है, जो सारी दुनिया को, वसुधैव कुटुम्बकम आपने जिक्र किया कि ये सारी दुनिया एक परिवार है। अगर आप संसद भवन में जाएं, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है उसके बारे में मैं कुछ वो तो आप टेलीविज़न पे देख ही लेते, लेकिन मैं उस इमारत की बात कर रहा हूँ जहाँ हम बैठते हैं। तो उस पहले ही द्वार पे लिखा है, अयम निज परो वेति गणा नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तंग नजरिया है, एक उदार चरित्र, जिनकी ऊंची चेतना हो, कॉन्शियस हो। वसुधा एव कुटुम्बकम, सारा विश्व ही एक परिवार है, सारी दुनिया एक परिवार है। ये कितना बड़ा विचार है। आज ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, हजारों साल पहले ये बात हुई कि भाई वसुधैव कुटुम्बकम। धर्म की बात है, ऋग्वेद में है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सच्चाई एक है, उसे प्रकट करने के अलग अलग मार्ग हैं। अगर इसी एक मंत्र को ही हम लेके चले तो आधी तो जो हमारी दुनिया की बीमारियां दूर हुई। मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप क्योंकि उस धर्म को नहीं चलते तो आपको उड़ाया जाए, आपकी गर्दन काट दी जाए, या आपको तंग किया जाए, ये नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? तो इसलिए ये सब बातें जो हमारे मंत्र हैं, सूत्र हैं हमारे, वसुधैव कुटुम्बकम। सोशलिज्म की बात करते हैं, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, इससे बढ़ के कोई आपको मंत्र सोशलिज्म का नहीं कि बहुजन हिताय, जो सब लोग हैं उनका हित हो और सब लोग, सर्वे भी सुखिना संतु सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्, सारे सुखी हों, सारे की अच्छी सेहत रहे, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, माँ कश्चित् दुःख, किसी को दुख ना हो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हम इकट्ठा चलें, इकट्ठा सोचें, इकट्ठा हम अपने मंजिल की तरफ चलें। विद्विषावहै, ये जो आपसी नफरत हो जाती है, कभी धर्म के नाम पे, कभी वर्ग के नाम पे, कभी वर्ण के नाम पे, ये तबाह करती है। तो ये हमें गर्जे के, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी संस्कृति में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो हमें लेनी है, लेकिन हमें महदूद यहाँ तक नहीं रहना। हमें इस दुनिया में जो एक उभर रहा है, और उसमें ख़ास तौर पर धर्मों का जो है, जो धर्म को लेके और मज़हब को लेके जो तबाही और बर्बादी अब हो रही है, आपके सामने हो रही है, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, उससे हमें बचना। आपने इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हारमनी आपका बहुत मुस्तकिल एक मौजू रहा है। आपने टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से एक तंजीम भी है आपकी, और उसके लिए काम करते रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मज़हबों के दरमियान कोई हारमनी हो सकती है? हो सकती है, वो इसलिए सकती है कि हम चाहे वो थियोलॉजी में नहीं जाए। अब जैसी आधी दुनिया मानती है कि पुनर्जन्म होगा, आधी दुनिया मानती है कि नहीं, एक ही जन्म। अब उसमें हम बहसते रहें तो हम सारी उम्र बहसते रहेंगे, चले भी जाएंगे, दुनिया में होगी कि नहीं, फिर से पैदा भी हो जाएंगे, उसका कोई तस्वीर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये लें कि भी जो अलग अलग मज़हब जो हैं, ये इन्वायरमेंट के बारे में क्या उनका ख्याल है, आप देखेंगे हर एक के शास्त्र में, आप देखेंगे कुरान शरीफ में देखेंगे, वेदों में देखेंगे, वो कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है इसकी कदर करनी चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए।
बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, जो पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, आपस में किस तरीके से रहना चाहिए। तो बहुत सारे वो भी सिलेक्टिव करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे हिंदुज़म में हमें अपने संस्कृति में, ऐसे जो इस्लामिक सिविलाइजेशन ग्रेट सिविलाइजेशन रहा है, एक ज़माने में दुनिया में सबसे मकबूल माना जाता था 12th, 13th, 14th सेंचुरी में, उसमें भी कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें कुछ गलत भी हैं यहाँ। अब जो इस्लाम का नाम लेके जो आजकल हो रहा है, हमारे मुल्कों में नहीं लेकिन बाहर में जो विशेष में हो रहा है आप देख ही रहे हैं, तो हमें उसमें से भी चीज़ें अपनी, जो अब जैसे मोहब्बत की बात सूफी करते हैं, और वो बुल्ले शाह कहते हैं ना, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जे किश कहंदा, पर किसी का दिल न ढावी रब दिलों में रहंदा। ये आप पंजाबी हैं कि सिंधी हैं जनाब? नहीं, तो फिर कहने का मतलब ये है कि हर एक काम अगर आप देखें, मेरा गुरु नानक देव की देखें, आप गुरु ग्रंथ साहब देखें, उसमें क्या क्या अच्छी बातें लिखी, सूफियों ने क्या क्या कहा है, अगर उन्हीं को लेके हम चलें तो मुझे लगता है कि हो सकती है धर्मों के बीच वो फहमत हो सकती है। तो आखिर में आपसे हम उर्दू के बारे में थोड़ा सा देखिए, तो आपके रगोरेशे में उर्दू और उर्दू शायरी हमको है कि आपको बहुत बेशुमार शेर याद हैं और आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये सिलसिला तो ज़ाहिर सी बात है बचपन से ही आपको विरसे में मिला है। तो इस वक्त आपका क्या मतलब शायरी, उर्दू शायरी, और कहते हैं कि अच्छे अच्छे नए शायर उभरे हैं बहुत सारे, मैं इधर आप जानते होंगे ज़्यादा, तो शायर हैं। उर्दू बड़ी खूबसूरत ज़बान है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें जो रवानगी जो है, इसमें जो एक और ख़ास तौर पे हमारी जो गज़लों में जो बातें कही जा सकती हैं, वो 2 लाइन में कही जाएंगी तो वो जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है खराबी हजार। देखिए कैसा है, फिजा के हाथों गुरों पर न जाने क्या गुजरी, चमन से आज सबा बेकरार गुजरी, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत और न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, अजीब रंग में अब के पका। ये कैसी ऐसी बातें कही, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, ऐसी ऐसी 2 लाइन में जो बातें कह देते हैं, वो उसके ऊपर आप चाहे पूरी किताब लिख दें, जैसे सूत्र होते हैं संस्कृत उनमें भी ये बोलते हैं, फिर ये हमको समझना जरा कठिन है, उनमें भी ये है, सूत्र का मतलब भी यही है, थ्रेड 2 लाइन के अंदर आप उसके ऊपर फिर जितना मर्जी भाषा करें। इसी उर्दू में एक ये उर्दू जो गज़ल है, मुझे लगता है कि ये हमेशा हर दिल अजीज़ रहेंगे, और हमारे फिल्मों ने उर्दू को बहुत अच्छा, बहुत तकलीफ दी, इसमें कुछ जो बॉलीवुड है, जो हिंदू फिल्म, मोहम्मद रफ़ी के गाने आज भी सुनो, जो आज हम तो गाने ही वही पुराने हैं, शायद हम ओल्ड फैशन हो गए, मुझे या तो पुराने गाने पसंद है और या मुझे रॉक एंड रोल पसंद है, बीच वाला जो भी सिलसिला है वो मुझे कोई बैठता नहीं है। तो म्यूजिक से अभी आप अपना बिल्कुल मैं रियाज करता हूँ हफ्ते के एक बार, और अभी हम ऐसा हो सकता है कि आप अपना रियाज तन्हाई से हमारी महफिल में ले आए। नहीं कह सकता हूँ कि रियाज रखता हूँ। देखिए म्यूजिक के बिना मैं समझता हूँ कि जिंदगी अधूरी रह जाएगी। अगर संगीत नहीं होगा, मौसीकी नहीं हुई तो ये वही आपने हबा खातून की, आपने यहाँ कश्मीरी हैं कुछ आपने सुना होगा, एक हबा खातून बड़ी खूबसूरत वहाँ मालिका थी वहाँ कश्मीर में, और एक वहाँ वो काजी साहब आए गए सडनली और उन्होंने कहा नहीं ये संगीत जो है ये कुफ्र है, हम नहीं मानते। तो सब हाहाकार मच गई, क्योंकि कश्मीर में तो सब लोगों को आती है संगीत का, बड़ी बड़ी पुरानी। तो हुआ क्या कि वो एक दिन वो डल लेक में एक शिकारे में बैठ के और अपना सिर वहाँ चली गई। तो काजी साहब जब सुबह आए वज़ू करने, उन्होंने पानी में धोते ना पैर, एक पैर उन्होंने जब जेलम में रखा तो हबा खातून में अपना वो उठ के और गाना शुरू किया। अब वो सब सारा कश्मीर आ रहे देख रहे हैं, वहाँ से हबा खातून गा रही है और काजी साहब एक पैर जेलम में, एक पैर बाहर स्तब्ध होके खड़े।
उस दिन से उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, ये मैंने गलती की। यानी खुदा के पहुंचने के सबसे आसान तरीका तो है ही मुसीबत है। मैं समझता हूँ उससे आसान तरीका कोई नहीं। जो कहे कि मौसीकी धर्म के खिलाफ है तो मेरे जहन में बैठेगी। इसलिए ये म्यूज़िक जो है, चाहे किसी प्रकार का भी म्यूज़िक हो, ये संगीत एक श्री अरबिंदो का एक लाइन है, ऑल म्यूज़िक इज ओनली द साउंड ऑफ हिज लाफ्टर। यानी भगवान की हंसी का जो है वो एक ध्वनि जो है वो म्यूजिक में आती है। यत्र गायन्ति मत भक्त तत्र तिष्ठामि नाथ। इसलिए संगीत तो बहुत ज़रूरी है। और उर्दू की बात कर रहा हूँ तो उर्दू में एक ज़रूर अच्छी बात हुई है। कुछ लोग पहले कहते थे कि उर्दू अब उसी में लिखा जाए शिकस्ते में, नहीं। मेरी जनरेशन भी और हमारे बाद तो ख़ास तौर पे देवनागरी में सारी उर्दू जितनी हमने पढ़ी है सब देवनागरी में। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी, क्योंकि यू कांट लर्न अ न्यू स्क्रिप्ट इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज। तो बड़ी आसानी से उसमें देवनागरी में थोड़े बहुत एक दो क के नीचे बिंदी कर दी तो काफ हो गया, ब के नीचे बिंदी कर दी तो फ हो गया। तो कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो संस्कृत में नहीं है उर्दू में। उससे के ज़रिए बहुत सारे लोग आज भी मुझे लगता है कि उर्दू को रखेंगे, ज़िंदा रखेंगे, चाहे वो ऑफिशियली हो। और आप भी देखिए दिल्ली में आपने देखा होगा हर एक जो नेम प्लेट है 4 ज़ुबानों में, इंग्लिश में है, हिंदी में है, उर्दू में है, गुरमुखी में है। इसलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल जैसे मैंने कहा मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं, ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। जैसे हमारी डोगरी मेरी एथनिक लैंग्वेज है, उर्दू मेरी स्टेट की लैंग्वेज है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेज़ी मेरी दुनिया विश्व की भाषा है, संस्कृत मेरी संस्कृति की भाषा है। ये सब भाषाएँ जो हैं ये सब कान से मिलती हैं, म्यूज़िक से मिलती हैं। मेरा यही कहना है। मैंने तो साहित्य की बात करो, ये तो मेरा इम्तिहान हो गया पूरा। ये रंजीत तो धोखे से लाए तो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और हम दुआ करेंगे कि आपकी सेहत बरकरार रहे और आप बहुत दिनों तक हमारे साथ रहें। बहुत बहुत अगर आपको ललित का याद हो, लोगों को भी जरा कान में पढ़ने को मुझे याद नहीं है जो याद है वही क्या रहेगा मौसीकी में बाकायदा। मौसीकी में देखिए वो तो संगीत की महफिल जब करोगे ना तो फिर मैं अपने वो ले आऊँगा। मैं हाँ वो आते हैं किसी दिन करो, मेरे वो उस्ताद साहब आते हैं, गुलाम अहमद और इरशाद अहमद वो आते हैं। वो किसी वक्त करेंगे तो अगली बार एक संगीत का ही आप रखें। उस्ताद से डर के गाते हो? नहीं, उनकी मदद से गाता हूँ, वो वहाँ रहते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं, मैं आपको वैदिक श्लोक सुनाता हूँ जिनकी अपनी एक है वो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांशस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।